Hello friends, welcome to part 2 of this chapter, that is LLP formation and its registration process. हम सेटिंग अप का CS एग्जीक्यूटिव सेटिंग अप सब्जेक्ट का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हमने एक ब्रीफ में कवर किया था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, एडवांटेजेस ऑफ LLP एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ LLP। ठीक है, ये सब हमने पार्ट 1 में कवर किया था। अभी हम पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP। तो पहली स्टेप है ऑब्टेन डिन। ओके, डिन मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर LLP के लिए आप DPIN भी ले सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोनों अलग अलग नंबर्स है, दोनों की प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, हम यहाँ पे डिन की प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके बुक में दी है। तो एवरी एप्लीकेंट हु वुड बिकम द डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट हैव अ डिन। ओके, तो जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाह रहा है LLP का, उसके पास अपना डिन नंबर होना चाहिए। डिन नंबर इसके लिए ताकि फिर MCA के वेबसाइट के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट के ऊपर आपके पार्टनरशिप का रिलेटेड पूरा डेटा रहेगा। आपका एज अ डायरेक्टर डेटा रहेगा, आप कौन से कंपनी में डायरेक्टर्स हो, कौन से LLPs में मैनेजिंग पार्टनर हो, वो पूरा डेटा वहाँ पे रहेगा। और कोई भी LLP फाइलिंग करते वक्त डायरेक्टर को डिजिटल सिग्नेचर करनी पड़ती है, और जिसके लिए डिन नंबर भी लगता है। तो इसके लिए डिन बहुत ही जरूरी है, और यही पहली स्टेप भी है LLP इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ये डिन के लिए कौन सा फॉर्म है, तो DIR 3। ओके, आप ये कंपनी लॉ में भी देखोगे तो डिन के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म DIR 3 में अप्लाई करना पड़ता है। ये ऑनलाइन भरना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, देन इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं DIR 3 के साथ साथ, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगता है, जो कि आपका पैन कार्ड वगैरह रह सकता है, या फिर अगर आप फॉरेनर हो तो आपका जो भी फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट है वो भी चलेगा। फिर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लगता है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस कहाँ किस में आता है, तो आपका इंडियन पासपोर्ट रह सकता है, या फिर इलेक्शन कार्ड रह सकता है, रेशन कार्ड रह सकता है, ड्राइविंग कार्ड रह सकता है, या फिर आधार नंबर के ऊपर, या फिर टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस रहता है। तो ये सब चीजें प्रूफ ऑफ रेसिडेंट बोल के चलेगी। देन नेक्स्ट इज आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा, एफिडेविट फिल करके देना पड़ेगा, जो कि है एनेक्चर 1 ऑफ डिन रूल्स का। ठीक है, ये अगेन ऑनलाइन फॉर्म में ही प्रीडिफाइंड फॉर्मेट वहां पे रहेगा, बस आपको आपका नाम वगैरह डालना है, और वो एफिडेविट आपको फिल करके इसके साथ सबमिट करना है। इसका फॉर्मेट है एनेक्चर 1 ऑफ डिन रूल्स। नेक्स्ट स्टेप है रजिस्टर DSC ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब DSC, ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए लगती है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास DSC होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, DSC आप निकलवा सकते हो, और यहाँ पे आपको क्लास 2 की DSC लगती है। तो क्लास 2 की DSC क्या रहते हैं, DSC की क्लास क्या रहते हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देयर आर टोटल 3 क्लास ऑफ DSC, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ओके, क्लास 1 DSC जो रहती है वो आपके पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए रहते हैं। ये जनरली बैंक्स इशू करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, नेट ट्रांसफर ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, RTGS वगैरह करते हो, NEFT करते हो, तो आपको मोबाइल के ऊपर OTP आता है। ठीक है, और वो OTP प्रूफ रहता है कि वो ट्रांजैक्शन आप ही ने किया है। तो OTP डालते हैं तो बैंक को समझ जाता है कि हाँ आप ही ने वो ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, इसके अलावा बट और एक सिक्योरिटी रहती है DSC वाली। आपको वो DSC आपके मोबाइल को या फिर आपके लैपटॉप को कनेक्ट करनी पड़ती है। तो जब तक आप वो OTP मतलब OTP भी डाल दो, पासवर्ड भी डाल दो, लॉगिन भी कर लो, बट जब तक वो DSC आपके डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगी तब तक आपके ट्रांजेक्शन होंगे नहीं। ये हायर लेवल सिक्योरिटी के लिए रहता है। तो जो पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होती है DSC, वो रहती है क्लास 1 DSC। क्लास 2 DSC जो रहती है वो कंप्लायंस के लिए रहती है। आपको GST के रिटर्न्स भरने हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरने हैं, कंपनी के फॉर्म्स भरने हैं, LLP के फॉर्म्स भरने हैं, ये सब चीजों के लिए क्लास 2 DSC आती है। तो आपके सिलेबस में आप जहां कहीं भी DSC का रेफरेंस देखोगे, हम कंप्लायंस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमेशा क्लास 2 DSC का ही जिक्र वहां पे आपको देखने को मिलेगा।
और क्लास 3 डीएससी एक रहती है जो कि गवर्नमेंट टेंडर्स, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जब भी टेंडर्स खुलते हैं तो वो लोग फाइल करने के लिए, टेंडर्स फाइल करने के लिए, टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए क्लास 3 डीएससी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपने को कंप्लायंस पार्ट का ये डीएससी लगेगी, ठीक है, क्योंकि अपन कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, तो इसके लिए क्लास 2 डीएससी यहाँ पे लगेगी। देन स्टेप 3 इज फाइल फॉर्म 1, या फिर अभी इसका रीनेम हो चुका है, इसको रन एलएलपी भी बोला जाता है, ठीक है, फॉर्म 1 या फिर रन एलएलपी। आई होप आप सब फॉर्म्स की एक लिस्ट साथ में बनाते हुए चल रहे हो, जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था करने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम कैन बी मेड टू एमसीए वेबसाइट वंस 2 डीन्स आर अवेलेबल। मतलब मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर लगते हैं एलएलपी के लिए, हमने पहले ही देखा। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो कम से कम 2 डीन तो चाहिए ही, और दोनों की डीएससी भी निकलनी चाहिए। तो एक बार आप डीएससी और डीन के साथ रेडी हो, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, तो आप रन एलएलपी भर सकते हो। रन का फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व यूनिक नेम। तो बेसिकली ये फॉर्म 1 या फिर रन एलएलपी इसके लिए भरा जा रहा है ताकि अपन जो भी अपनी एलएलपी है उसका नेम रिजर्व कर सके, ठीक है। अब एक बार सबसे पहले आपको नेम रिजर्व करना पड़ता है, फिर आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो। बट जब भी आप आपके एलएलपी के लिए कोई भी नाम चूज करोगे या रन एलएलपी फॉर्म भरोगे, तो आपको कुछ कॉशंस लेने हैं, कुछ एहतियात बरतने हैं। वो क्या है, तो नेम शुड बी ओरिजिनल, ठीक है। नेम ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से आपने कॉपी कर लिया या किसी दूसरे एलएलपी का नाम कॉपी कर लिया, किसी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड एंटिटी का आपने नेम कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपका नेम ओरिजिनल होना चाहिए, नेम का डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। देन शुड नॉट कंटेन सेंसिटिव वर्ड्स। मतलब क्या, ऐसे कोई वर्ड्स उसमें नहीं आने चाहिए जो कोई भी धार्मिक सेंटिमेंट्स या फिर किसी का फेथ का डिसोबे करते हो, या किसी को हानि पहुंचाते हो, या किसी के सेंटिमेंट्स को वो हैम्पर करे, ऐसे शब्द आपके नाम में नहीं आने चाहिए। बट आगे ब्रैकेट में बोला है एक्सेप्ट विद परमिशन। मतलब कि आपको ऐसा अगर नाम लेना ही है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और उसमें उनको ऐसा नाम यूज करने की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट आपको वैसा नाम यूज करने की परमिशन देती है तो आप वैसा नाम यूज कर सकते हो, ओके। देन सफिक्स पार्टनरशिप और एलएलपी टू बी एडेड। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, कंपनी के बाद लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आता है, तो वैसे ही एलएलपी के बाद आपको नाम में एलएलपी या फिर पार्टनरशिप लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुडंट इंडिकेट पैट्रोनेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या, आपका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ के लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है। बट अगेन एक्सेप्ट विद परमिशन है, आप अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेके वैसा नाम यूज करते हो तो चल जाएगा, कोई हरकत नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं, तो मान लो आपने एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया है, कपड़ों का कारखाना शुरू किया है, और उसको आप नाम दे रहे हो नेशनल टेक्सटाइल एलएलपी, ओके, नेशनल टेक्सटाइल एलएलपी। अभी ये पढ़ के जनरली लोगों के मन में पहला ख्याल क्या आता है कि ये कोई तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की हुई कंपनी है, या फिर भारत टेक्सटाइल, ठीक है। ऐसा अगेन लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो या फिर उनकी कंपनी हो। बट अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप ऐसा नाम बेशक यूज कर सकते हो। देन वर्ड्स लाइक बैंक, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आपके जो भी नाम है, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपके नाम में नहीं आने चाहिए, ठीक है। अभी बैंक, अगर आप बैंक लगाओगे आपके नाम में और आपका बिजनेस कुछ अलग है, तो लोगों को लगेगा कि आप फाइनेंस देने का काम करते हो। म्यूचुअल फंड लगाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हो, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हो। वेंचर कैपिटल लगाओगे तो अगेन लोगों को लगता है कि आप स्टार्टअप्स में वगैरह इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसे नाम आने नहीं चाहिए। बेसिकली जो भी नाम लोगों को भ्रमित करे, ऐसे नाम आपने एलएलपी के लिए यूज नहीं करना है। बट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी। रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब क्या, तो बैंक के केस में हो गया आरबीआई, म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल के केस में हो गया सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनके परमिशन के साथ आप ये नाम यूज कर सकते हो। बट आरबीआई या फिर आपको सेबी कब परमिशन देंगी, जब आप एक्चुअल में म्यूचुअल फंड हो या फिर आप एक्चुअल में बैंक हो,
तभी आपको ये अथॉरिटीज परमिशन देगी, वरना ये परमिशन आपको मिलने वाली नहीं है। देन नेम शुड नॉट कंटेन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन पिछले चैप्टर्स में, पिछले कुछ वीडियोस में दिया है, अगर आपको याद होगा तो याद कीजिएगा। ट्रेडमार्क मतलब मैंने एक ऐसा नाम बताया था कि मान लो आपने एक बिजनेस शुरू किया, उसका नाम बहुत मस्त रखा है आपने, और वो नाम बहुत तरक्की भी कर रहा है, आपका बिजनेस बहुत तरक्की कर रहा है, बच्चे बच्चे के नाम जुबान पे आपके बिजनेस का नाम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो नाम बहुत कीमती है। अगर वही नाम से कोई दूसरा बंदा बिजनेस करना शुरू कर देगा तो वो आपका गुडविल खा जाएगा, लोगों को लगेगा कि आपकी ही कंपनी है, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हो, उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी नाम आपका कॉपी नहीं कर सकता। तो वही यहाँ पे बोला है कि अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो प्लीज ऐसा नाम मत चुनिए जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क बोल के रजिस्टर्ड है। अगर आप वैसा नाम चूज करोगे तो आपको फाइन्स एंड पेनल्टी ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से आपको लग सकती है, ठीक है। शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एलएलपी, मतलब जैसे कंपनी के नाम में रखा गया है कि कंपनी के नाम में वो आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे कंपनी क्या काम करती है वो समझ में आना चाहिए। तो वैसा ही एलएलपी के लिए भी सेम क्लॉज है। जैसे आप समझो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हो तो आप ऐसा नाम रख सकते हो, महालक्ष्मी एग्रीकल्चरल एलएलपी, ठीक है। या फिर आप समझो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो तो आप बोल सकते हो एबीसी इवेंट्स मैनेजमेंट एंड एलएलपी, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल की कंपनी हो या फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का आपका बिजनेस है तो आप ऐसा लिख सकते हो एबीसी टेक्सटाइल्स एलएलपी, ठीक है। तो आपका जो भी बिजनेस है बेसिकली वो आपके नाम में दिख के आना चाहिए। शुड नॉट शो कनेक्शन टू एनी विद द नेशनल लीडर, ठीक है। तो आपका नाम ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई तो भी नेशनल लीडर के साथ आप आपका कनेक्शन बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस शुरू कर दिया नमो टेक्सटाइल्स एलएलपी, ठीक है। तो अभी मैंने वर्ड में नमो यूज कर दिया, मतलब ऐसा लोगों को लगेगा कि यार ये नरेंद्र मोदी जी की कोई तो भी कंपनी है, ठीक है। या फिर रागा टेक्सटाइल्स लिमिटेड एलएलपी, सॉरी, ऐसा कुछ नाम। तो ऐसे नाम्स यूज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड एप्लीकेंट कैन प्लेस 6 चॉइसेस फॉर देयर नेम, मतलब क्या, रन एलएलपी में आपको 6 अलग अलग नाम चूज करने का मौका मिलता है। आपको ये सारे क्वेश्चंस भरते हुए 6 अलग अलग नाम देने हैं आपके प्रायोरिटी के हिसाब से, और वो 6 में से जो भी गवर्नमेंट को ठीक लगेगा वो गवर्नमेंट अपना डेटाबेस चेक करेगी कि ऑलरेडी ऐसे नाम है नहीं है, और उसमें से जो भी नाम ठीक लगे वो आपको उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, ओके। देन फॉर्म 1 फाइल करते समय या फिर रन एलएलपी फॉर्म्स फाइल करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ नेम, मतलब अभी हम ऐसे देख रहे हैं कि आप अलग अलग केसेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर्म 1 के लिए। तो यहाँ पे पहले केस है चेंज ऑफ नेम, मतलब क्या आप ऑलरेडी एलएलपी हो, आपने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है एलएलपी को और आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, बट अभी आपको किसी रीजन की वजह से आपका नाम बदलना है, इसके लिए आप रन एलएलपी फाइल कर रहे हो। तो आपको क्या लगेगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ रेलेवेंट एलएलपी एग्रीमेंट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसीजन, कंसेंट ऑफ रिक्विजिट पार्टनर्स। मतलब इसके साथ अगर आप एग्जिस्टिंग एलएलपी हो और बस नाम बदल रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जो भी आपका एलएलपी एग्रीमेंट है, एलएलपी एग्रीमेंट में नाम डिफाइन रहता है बिजनेस का, ओके। तो आप एलएलपी एग्रीमेंट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप नाम बदल रहे हो। तो चेंज किया हुआ एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी लाओ, सर्टिफाइड कॉपी मतलब क्या, उसको सेल्फ अटेस्ट कर दो पार्टनर्स मिलके, और एक डिसीजन की भी कॉपी लो, मतलब जब पार्टनर्स की मीटिंग होती है तब उसके भी मिनट्स वगैरह आप मेंटेन करते होंगे, तो वो मिनट्स की कॉपी वगैरह लाओ जिसमें ये तुमने डिसीजन लिया कि तुमको आपके एलएलपी का नाम बदलना है, ओके। देन प्रपोज नेम आर बेस्ड ऑन अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब क्या, आपका एलएलपी तो अभी अभी शुरू हुई है बट आपने नाम का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से लेके रखा है। तो अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नेम को यूज करने वाले हो तो आपके नाम पे वो रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी लगेगी, कॉपी ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। देन चेंज इन नेम ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ सीजी, तो आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा था, आपने एलएलपी भी इनकॉर्पोरेट कर ली थी, नाम भी डिसाइड कर लिया था, बट किसी रीजन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि आपका नाम ठीक नहीं है और आपका नाम चेंज करना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप आपका नाम चेंज करो। तो जो उन्होंने लेटर आपको भेजा है, जो भी आपको कम्युनिकेशन भेजा है, मेल भेजा हो, लेटर भेजा हो, जो भी नोटिस भेजी हो, तो उसकी कॉपी आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने के बाद नाम चेंज करने वाले हो तो। देन
कोलैबोरेशन और कनेक्शन विद द फॉरेन कंट्री और प्लेस, मतलब क्या, आप कौन से तो भी फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट का बिजनेस इधर चला रहे हो, या फिर फॉरेन प्लेस का कुछ तो भी बिजनेस यहाँ पे चला रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे LLP का नाम रख देता हूँ, समझो मेरे टूरिज्म का बिजनेस है जनरल, और मैं नाम रख देता हूँ बर्लिन टूरिज्म LLP, ठीक है। तो अभी बर्लिन टूरिज्म LLP समझ के लोगों को क्या लगेगा कि मैं कौन सा तो भी जर्मनी के कंपनी का यहाँ पे ऑफिस खोल के बैठा हूँ, या फिर जर्मनी के टूरिज्म कंपनी का यहाँ पे ऑफिस खोल के बैठा हूँ, तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अगर आपका ऐसा कुछ कोलैबोरेशन है भी किसी फॉरेन कंट्री के साथ या फिर फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, तो आपको वहाँ के जो भी अथॉरिटी है उससे वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, उससे वो परमिशन लेनी पड़ेगी कि मेरे को मेरे बिजनेस में बर्लिन नाम यूज करना है या नहीं। तो फिर वो मेरे को परमिशन देंगे, वो उनसे मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी और वो मेरे को फॉर्म 1 के साथ फाइल करना पड़ेगा। ओके। एनओसी फ्रॉम एग्जिस्टिंग LLP, मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो, एक तो भी कोई तो भी एग्जिस्टिंग LLP है उसी का नाम कॉपी कर रहे हो या फिर उसका सिमिलर नाम कॉपी कर रहे हो, ठीक है, और आपने उनसे परमिशन भी ले ली और वो LLP ने परमिशन दे भी दी। उन्होंने समझो एक LLP है जैसे ABC LLP बोल के, ठीक है, आपको BCA LLP बनाना है, ठीक है, थोड़ा ही वर्ड को इधर उधर करके, बट BCA LLP बनाना है, थोड़ा सिमिलर नेम है। तो आप उनके पास गए कि हमको ऐसा नाम रखना है, उन्होंने बोल दिया हाँ चलो रखो भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप उनके LLP का कंसेंट लेटर यहाँ पे अटैच नहीं करोगे तो गवर्नमेंट ये सिमिलर नेम बोल के इसको आपको डिस्कार्ड कर देगी। तो अगर आप एग्जिस्टिंग LLP का किसी का नाम कॉपी कर रहे हो या उसका सिमिलर नेम रख रहे हो, तो उनके बोर्ड ने, वो LLP ने आपको परमिशन दी है, ऐसा लेटर इसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। देन नेम रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे हमने वो ब्रैकेट में पढ़ा ना, एक्सेप्ट विद परमिशन, एक्सेप्ट विद परमिशन, तो ऐसे टाइप्स के नाम है आपके जिसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप परमिशन के लिए अप्लाई करो, उन्होंने परमिशन दी है, ऐसा लेटर, कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल, ऐसा डॉक्यूमेंट आप फॉर्म 1 के साथ अटैच करो। ओके। Then, once the name approval application is accepted by MCA, LLP name approval letter will be issued to the proposed partner. The partner then have 90 days to file the required incorporation documents and register the LLP. In case LLP is not formed within 90 days, name approval letter and the approval for the name of the LLP would have to be obtained again. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपने एक बार नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दे दिया, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गया, आपने ये जो सब चीज़ें कंप्लायंस करना था, जो भी डॉक्यूमेंट लगाना था वो एकदम मस्त लगाया, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस लेने थे वो सब क्वेश्चंस एकदम से लिए, बहुत मेहनत करके आपने नाम डिसाइड किया है, और MCA को वो नाम आपका अच्छा भी लगा, गवर्नमेंट ने बहुत तारीफ की, अरे वाह वाह क्या नाम रखा है, और आपको लेटर भी दे दिया, चलो ये नाम आप रख लो, कोई हरकत नहीं। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो आपके पास कितने दिन है, 90 डेज है, किस चीज के लिए, LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो अभी तक LLP इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी क्या, नहीं, अभी तक हमने बस नेम अप्रूवल लिया है, बस नाम के लिए मंजूरी ली है गवर्नमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट ने नाम के लिए मंजूरी दी, तो वो आपके लिए 90 डेज के लिए रिजर्व हो चुका है। बट अगर आप इनकॉर्पोरेशन में देरी करते हो, 90 डेज के बाद अगर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल करते हो, तो आपको वापस रन भरना पड़ेगा, वापस स्टेप 3 जो है वो वापस करनी पड़ेगी, वापस अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड फिर अगेन 90 डेज के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये डेडलाइन के बारे में क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप इज फाइलिंग फॉर्म 2। फॉर्म 2 अगेन इसका नाम भी चेंज है, FILLIP, ठीक है, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, FILLIP या फिर फॉर्म 2, ठीक है। ये फॉर्म आपको कब भरना है, नेम अप्रूवल जब आपको मिलेगा, जिस डेट को आपको ये मिलेगा नेम अप्रूवल, ठीक है, फॉर्म 1 का अप्रूवल, उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म 2 या FILLIP भरना है। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस मतलब आप जहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे भी बिजनेस का ऑफिस डाल रहे हो, ठीक है, तो वो एड्रेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, या तो वो आपके टाइटल डीड्स की कॉपी वगैरह जोड़ दो, या फिर अगर आपने रेंट पे लिया तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी जोड़ दो। देन सब्सक्राइबर शीट इंक्लूडिंग कंसेंट इन फॉर्म 9, सब्सक्राइबर शीट इंक्लूडिंग कंसेंट इन फॉर्म
9। तो ये जो फॉर्म है एक एलएलपी एक्ट में डिफाइन किया गया फॉर्म है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है आप खुद एक बार पढ़ लीजिए। मैं ये जो फॉर्म है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लिंक पे क्लिक करके आपके पास डायरेक्ट वो वर्ड फाइल में खुलेगा। आपके फ़ोन या फिर लैपटॉप में वो वर्ड फाइल सपोर्ट करने वाला प्रॉपर एप्लीकेशन आप रखिए और उसके थ्रू आप वो फॉर्म 9 एग्जैक्टली है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछिए वो आप देख सकते हैं। एलएलपी में कुछ नहीं, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को भर के इजी फॉर्मेट है, पार्टनर्स के नाम वगैरह पूछे हैं, उनका ऑक्यूपेशन वगैरह पूछा है, तो कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है उसमें कुछ, या कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम नॉर्मल चिल्लर डिटेल्स उसमें पूछे हुए। तो आप बस एक बार उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ जाएगा। तो वो फॉर्म भर के आपको फॉर्म 2 के साथ अटैच करना है। एंड देन डिटेल्स ऑफ एलएलपी इन विच पार्टनर इज अ डायरेक्टर और पार्टनर। समझो कोई तो भी दूसरे कंपनी होंगे या फिर दूसरे एलएलपी में होंगे जहां पे आपका मैनेजिंग पार्टनर, वहां पे भी मैनेजिंग पार्टनर है या वहां पे भी डायरेक्टर है। एक तो कंपनी है तो डायरेक्टर, या पार्टनरशिप है तो मैनेजिंग पार्टनर है, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर ये तीन डॉक्यूमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं। फॉर्म 2 के साथ ये 3 डॉक्यूमेंट लगा दो, तो रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया मतलब आपके पास ये प्रूफ हो गया कि आपकी एलएलपी है, और एलएलपी भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कंपनी के लिए सेम रहता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं, वैसे एलएलपी भी रहता है एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि यूनिक रहता है हर एक एलएलपी के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप इज ड्राफ्टिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। क्या अभी तक एलएलपी एग्रीमेंट बना नहीं था? जी नहीं, आपको पहले इनकॉर्पोरेशन वो करने देते हैं, फिर आप आपके हिसाब से एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके हिसाब से बनाओ मतलब कभी भी बनाए तो चलेगा क्या? जी नहीं। जब आपको इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, समझो जो भी XYZ डेट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है। ठीक है, फिर वो जो भी रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, अभी स्टेट के हिसाब से अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के रूल्स चेंज हो जाते रहते हैं। तो जनरली 500 के बॉन्ड पेपर पे आपने बना लिया, महाराष्ट्र स्टेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे चल जाएगा। तो ड्राफ्ट उसको एक एग्रीमेंट बनाइए, उसको स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट निकालिए, सब पार्टनर्स ने हर एक पेजेस के ऊपर नीचे साइन करना चाहिए उसको। फिर एंड में 2 विटनेस ने साइन करना चाहिए। 2 विटनेस किसके लिए? कि हाँ भाई इन्होंने हमारे सामने, सब पार्टनर्स ने हमारे सामने ये एग्रीमेंट को पढ़ा है, ये एग्रीमेंट को समझा है और हमारे सामने ये एग्रीमेंट को साइन किया है। किसी के ऊपर भी ये एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की है, इसके लिए ये विटनेस लगते हैं। देन ईच पार्टनर शुड बी प्रोवाइडेड विद अ कॉपी। ऑब्वियसली हर एक पार्टनर के पास एक एक कॉपी होनी चाहिए ताकि वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को समय समय पे पढ़ सके। ठीक है, इधर एक ही कॉपी रहेगी तो बार बार मांगना फिंगना पड़ेगा, इसकी कॉपी उधर उसकी कॉपी इधर, तो वो कॉपी खराब भी हो सकती है या फिर गुम भी सकती है। तो इसके लिए अच्छा है कि हर एक पार्टनर के पास अपनी अपनी कॉपी दे दो, तो उसको अपने अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का ध्यान रहेगा, एलएलपी एग्रीमेंट और समय समय पे पढ़ेगा तो। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ फॉर्म तो डिस्कस किया ही है, होपफुली आप उसकी लिस्ट भी बना रहे हो, बट यहाँ पे 2 टाइमलाइन भी डिस्कस की है। ठीक है, एक बार आपको नेम अप्रूवल जब मिलता है तो 90 डेज के अंदर कंपलसरी FILLIP जाना चाहिए, मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी हो जाना चाहिए। और एक बार आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका एलएलपी एग्रीमेंट भी बन जाना चाहिए। आप ये पहले भी बना सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं कि एलएलपी के बाद ही बनना है, बट पहले भी बनाए तो भी चलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम आते हैं एसेंशियल क्लॉजेस एलएलपी एग्रीमेंट के क्या क्या है उसके ऊपर। ठीक है, ये मोस्टली सिमिलर है जो भी हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चीज़ें डिस्कस की थी उसके सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही केस में अपन पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो बस थोड़ा नाम में और टर्म्स में चेंजेस है। बट ओवरऑल आप जैसे जैसे समझते जाओगे आपको समझेगा कि पूरी वही चीज़ें रिपीट है। ठीक है, तो भी देख लेते हैं इंटरप्रिटेशंस एंड डेफिनेशंस। तो वहां पे हमने देखा था डेफिनेशंस एंड वाइटल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। तो इसमें जनरली क्या क्या आएगा, तो मैनेजिंग पार्टनर के डेफिनेशन आएंगे कि कौन मैनेजिंग पार्टनर है। फिर बिजनेस के डेफिनेशन आएंगे, बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है। ठीक है, फिर ये एलएलपी, इसको जो भी हमारा पार्टनर्स का ऑर्गेनाइजेशन है इसको एलएलपी रेफर करेंगे, ऐसा एलएलपी का डेफिनेशन आ जाएगा। फिर बिजनेस नाम का डेफिनेशन आएगा, बिजनेस का नाम क्या है, वो सब चीज़ें। ठीक है, देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सेकंड क्लॉज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में जानकारी ये एग्रीमेंट में डिफाइन की जाएगी। उनका नाम क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस क्या है।
ये सब चीज़ें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वाले क्लॉज में आ जाएगी कि जो भी वो 2, 3, 4 जितने भी आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी। देन नेक्स्ट क्लॉज इज नेम ऑफ द बिजनेस ऑफ द एलएलपी। तो एलएलपी के बिजनेस का नाम क्या है, जैसे एबीसी एलएलपी इज द नेम ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है वो। देन रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इफ एनी। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या, आपके मेन प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है उसका एड्रेस वहां पे मेंशन होना चाहिए, और अदर प्लेसेस मतलब क्या, ब्रांचेस का क्या क्या एड्रेस है वो वहां पे लिखा होना चाहिए। देन बिजनेस ऑफ द एलएलपी, एलएलपी एक्चुअल में बिजनेस क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फिर उसमें क्या क्या टाइप्स है, या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, तो बिजनेस में उन्होंने कौन सा कौन से पार्टनर्स ने कितना कैपिटल दिया है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बस पैसे ही इसमें लिखने हैं, हो सकता है कोई कैपिटल अपनी पर्सनल असेट भी बिजनेस में ला ले एज अ कैपिटल बोल के, तो वो कैपिटल का मतलब जो भी कैपिटल एसेट उसने लाया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा, बस पैसा लिखना है ऐसा नहीं है, ठीक है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि किस रेशो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का रेशो सेम भी हो सकता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का रेशो अलग अलग भी हो सकता है। जो भी पार्टनर्स एग्री करे वो तो फ्री है अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड करने के लिए, तो जो भी आप एग्री करो प्रॉफिट का रेशो क्या रहेगा, लॉस का रेशो क्या रहेगा, वो सब चीजें ये क्लॉज में आपको लिखनी पड़ेगी। आते हैं नेक्स्ट क्लॉजेस के ऊपर, जो कि है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मतलब जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपने अपॉइंट किए हैं तो उनके डे टू डे बिजनेस के रिलेटेड क्या क्या राइट्स रहेंगे और क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे, उनकी ड्यूटी क्या क्या रहेगी, ठीक है। आपस में वो क्या क्या काम बांट के लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, उनको मतलब कैसे कैसे काम का अपोर्शनमेंट रहेगा, कौन से काम के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, ये सब चीजें आप ये क्लॉज में लिख सकते हो। देन एडमिशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सपल्शन रूल्स, मतलब क्या, किसी को एडमिशन देना है, आपको पार्टनरशिप में नए पार्टनर को लेना है, किसी को रिटायर करना है, कोई रेजिग्नेशन करना चाह रहा है, कोई मतलब सब बाकी पार्टनर्स को मिलके एक पार्टनर्स को एक्सपल करना है, मतलब हकलना है, तो उसके क्या क्या रूल्स रहेंगे। मतलब ये डिसीजन में मैनेजिंग पार्टनर लेगा, या फिर मेजॉरिटी के साथ लिया जाएगा, या फिर यूनानिमसली लिया जाएगा। यूनानिमसली मतलब क्या, सबका इसमें वोट लगेगा, ठीक है, सबने वोट किया तो ही होगा, या फिर सबने एक ने भी ना बोल दिया तो नहीं होगा, इसको बोलते हैं यूनानिमस वोटिंग। तो ये कैसे बेसिस पे आपको ये सब चीजें मैनेज करनी है, इसके क्या क्या रूल्स रहेंगे, किसी को रेजिग्नेशन देना है तो क्या रूल रहेंगे, किसी को एक्सपेल करना है, किसी को हकलना है पार्टनर को, तो उसको हकलने के क्या क्या रूल रहेंगे, कौन से बेसिस पे आप एक्सपल्शन कर सकते हो, ये सब चीजें आप ये क्लॉज में डाल सकते हो। देन नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन या फिर इंटरेस्ट, तो कौन से पार्टनर को कितना पगार देना है वो हो गया रेम्यूनरेशन, और इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, कितने टक्के से देना है, एनुअली देना है, मंथली इंटरेस्ट देना है, कैसे देना है, वो सब इंटरेस्ट की बातें हो गई। देन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका कौन सा है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, फिर उसकी पावर्स किसके पास है, चेक पे कौन साइन कर सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर कौन कर सकता है, ये सब चीजें ये एग्रीमेंट में ये मतलब ये क्लॉज के अंडर लिखी हुई रहेंगी। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग ईयर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे, वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी, फिर मर्केंटाइल बेसिस पे रहेगी या फिर कैश बेसिस पे रहेगी, और अकाउंटिंग ईयर आपका क्या रहेगा, जनरली हमारा अप्रैल से लेके मार्च तक का रहता है। देन मीटिंग्स के रूल्स, ठीक है, मीटिंग्स का कोरम क्या रहेगा, कितने मैनेजिंग पार्टनर नहीं रहे तो भी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहे तो भी मीटिंग होगी या नहीं होगी, फिर मीटिंग रजिस्टर्ड प्लेस पे ही होनी चाहिए या किसी के घर पे भी कर सकते हो या बाहर भी कर सकते हो, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या रूल्स हैं वो सब चीजें इसमें क्लॉजेस में आप डाल सकते हो। देन नेक्स्ट इज इंडेमनिटी। आपको दोस्तों अगर याद होगा तो पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज में अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या, कि समझो कोई पार्टनर आउट ऑफ द लाइन जाके बिना बाकी पार्टनर्स से परमिशन लिए कुछ तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर देता है पार्टनर्स के बेसिस के ऊपर, तो वो पार्टनर्स को भी बाइंडिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में हमेशा एजेंसी रिलेशनशिप रहती है, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट के वजह से समझो लॉस हो जाए बाकी पार्टनर्स को, अभी लॉस को तो सबको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इंडेमनिटी क्लॉज में आप क्या डाल सकते हो कि समझो कोई पार्टनर आउट ऑफ द लाइन जाके बिना बाकी पार्टनर्स की परमिशन लिए कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके वजह से बाकी पार्टनर्स को लॉसेस सफर करने पड़ते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। इंडेमनिटी का लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? नुकसान भरपाई। तो जो भी पार्टनर ने गलत काम किए
उसको बाकी पार्टनर्स को जिनको लॉस हुआ है उनको नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब क्या, तो अपना ये वाला पार्ट इसमें आ जाता है कि आर्बिट्रेशन हमने उधर पढ़ा ना, तो दोनों के बीच में अगर झगड़े हो गए या 3-4 पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो गए तो उसको कैसा सॉल्व करेंगे, उसको कोर्ट में ही लेके जाना है या फिर आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें। देन टर्म ऑफ LLP या फिर वाइंडिंग अप, मतलब LLP का टर्म क्या रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप के टाइप्स हमने देखे थे, वैसे ही LLP के टाइप्स रहते हैं। एट विल भी रह सकता है, मतलब खुद जब चाहो तब बंद करो। पर्टिकुलर भी रह सकता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, या फिर फॉर फिक्स ड्यूरेशन भी रह सकता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, एंड सो ऑन। ओके, तो अपने जो LLP है उसका टर्म क्या रहेगा, ये कितने साल के लिए रहेगी, और वाइंडिंग अप हुआ तो कौन से केसेस में इसको वाइंडिंग अप करेंगे, और कैसा वो पूरा जो भी असेट्स का बंटवारा है वो कैसे किया जाएगा। और फिर जनरल प्रोविजंस, मतलब ये सब ऊपर वाले चीज़ें छोड़ के अगर आपको और कुछ प्रोविजंस इसमें डालना है कि समझो कोई पार्टनर मर गया तो उसके बेटा या बेटी को लेने का कि नहीं लेने का, समझो बेटा नहीं है तो उसके विडो को लेने का कि नहीं लेने का। इसके अलावा आपको जो भी क्लॉजेस लगते हैं, देखिए ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना, ये अगेन इलस्ट्रेटिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब क्या, ये जस्ट एग्जाम्पल बोल के दिए हैं, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स को कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप LLP एग्रीमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। तो आप ये जनरल प्रोविजंस इसलिए बोला गया है कि इसके अलावा और कुछ आपको चीजें इसमें ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, होपफुली आपको LLP एग्रीमेंट के पूरे एलिमेंट्स क्लियर होंगे। आपको समझते वक्त भी समझ गया होगा कि मोर देन हाफ जो भी क्लॉजेस हैं वो सब जो है अपने इसके है क्या, जो हमने एग्रीमेंट पढ़ा था पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर में, उसी में से ही आधे से ज़्यादा पॉइंट्स लिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अपना पार्ट 2 वीडियो का ख़त्म करता हूँ। अभी हमारा और चेंजेस इन LLP एग्रीमेंट देखना है, और हमको LLP के कंप्लायंस जो है वो क्या क्या रहते हैं, 3 कंप्लायंस वो कौन से है, कैसे करने हैं, कौन से फॉर्म में करने हैं, कब करने हैं, ये सब हमको देखना है। तो चेंजेस और कंप्लायंस ये 2 पार्ट अपने अभी पेंडिंग है, ये हम 3rd वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।